आप सभी का स्वागत है मी एंड माय यूट्यूब क्लास के अंतर्गत। और ये क्लास मेरी और आपकी है, यानी अपने दोनों के लिए ये क्लास बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे आपको ये सिलेबस पढ़ाना है और सिलेबस कंप्लीट करवाना है। और आपके लिए सिलेबस इसलिए कंप्लीट करना है क्योंकि आपके एग्ज़ाम इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो बिल्कुल आपको मैंने पहले ही बताया है कि स्टार्ट हो चुकी है। देखिए, लोक प्रशासन क्षेत्र संबंध में 4 प्रमुख दृष्टिकोण हैं और 4 में से ये जो दृष्टिकोण है ना, ये इतना इम्पोर्टेंट है कि ये अलग से आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। ध्यान रखिएगा, लोक प्रशासन के संबंध में 4 क्षेत्र के संबंध में 4 दृष्टिकोण हैं। उसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट दृष्टिकोण है वो ब्रॉडकास्ट का। ब्रॉडकास्ट दृष्टिकोण वो सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है? तो हम कोशिश करेंगे कि फटाफट और झटाधट आपको सभी समझा देते हैं। और ध्यान रखिएगा, कॉपी तैयार रखिए, नोट कर लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि नोट करना ज़रूरी है। प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका। तो चलो बात करते हैं पहले दृष्टिकोण के अंतर्गत। और पहला अपने सामने है व्यापक दृष्टिकोण। ठीक है? व्यापक दृष्टिकोण की बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो बात करते हैं कि लोक प्रशासन के व्यापक दृष्टिकोण का समर्थन किन-किन विद्वानों ने किया है? ये प्रश्न अगर आ जाए तो ध्यान रखिएगा, इसके संबंध में बात करें एल.डी. व्हाइट। एल.डी. व्हाइट कौन-कौन से विद्वान हैं? एक तो एल.डी. व्हाइट है। विद्वानों ने लोक प्रशासन के क्षेत्र के व्यापक दृष्टिकोण का समर्थन किया है, जिसमें अगर आप और लिखना चाहें तो एक है निग्रो, दूसरा है साइमन। तो ये विद्वान एग्जाम में ध्यान रखना, ठीक है ना, कि भाई लोक प्रशासन के व्यापक दृष्टिकोण का कैसे समर्थन किया है एल डी व्हाइट, मार्क्स विलोबी, निग्रो और साइमन। अब देखो क्या होता है इसमें। इसमें आपको बताया कि इस दृष्टिकोण के अनुसार ये कहा गया है कि लोक प्रशासन का क्षेत्र सरकार के तीनों अंग होते हैं। तो नोट कर दीजिए, इसके अंतर्गत लोक प्रशासन में सरकार लोक प्रशासन में सरकार के तीनों अंगों को शामिल किया जाता है। अब कहेंगे तीनों अंग कौन-कौन से हैं? तो आपको ऑलरेडी पहले से पता है, इंक शायद खत्म है इसमें। पहले से पता है कि देखो, एक तो है व्यवस्थापिका। कौन-सी? व्यवस्थापिका। दूसरी है कार्यपालिका और तीसरी है न्यायपालिका। ठीक है? इस प्रकार के अगर कहा जाए तो व्यापक दृष्टिकोण के अंतर्गत सरकार के तीनों अंगों को लिया जाता है। सरकार के तीनों अंगों को लिया जाता है। मोहम्मद सिंह जी, देखिए ये डियर बात करते हैं, ये लोक प्रशासन है, तो ये सब्जेक्ट जिनके लिए है उनके लिए जरूरी है। देखो इस बार क्या है कि फर्स्ट ईयर के लिए पैटर्न अलग हुआ है, तो उसमें लोक प्रशासन अब जुड़ी है। ठीक है ना, किसी में लोक प्रशासन अगर है तो ये उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है और थर्ड ईयर वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए व्यापक दृष्टिकोण में ये होता है कि अब लोक प्रशासन का मतलब सिर्फ और सिर्फ कार्यपालिका ही नहीं है, लोक प्रशासन का बड़ा क्षेत्र हो गया। बड़े क्षेत्र के अंतर्गत यानी लोक प्रशासन इस क्षेत्र में कार्य सरकार के तीनों अंग आएंगे, कार्यपालिका भी आएगी, व्यवस्थापिका भी आएगी और न्यायपालिका भी आएगी। उनके सभी के सेक्टर है वो इसमें सम्मिलित होंगे। तो इसलिए हम कहेंगे कि व्यापक दृष्टिकोण में सरकार के तीनों अंगों को शामिल किया जाता है। और प्रोफेसर, अगर मैं व्हाइट की बात करूं तो प्रोफेसर व्हाइट ने कहा कि लोक प्रशासन के व्यापक दृष्टिकोण के अंतर्गत उन्होंने अपनी परिभाषा में भी कहा है कि लोक प्रशासन वे सभी कार्य आते हैं जिनका उद्देश्य सार्वजनिक नीति को पूरा करना या लागू करना होता है। बिल्कुल ये नोट कर लीजिए, एल डी व्हाइट। इसके अकॉर्डिंग लोक प्रशासन का क्षेत्र जो व्यापक है, यानी इसमें सभी क्षेत्र आ जाते हैं सरकार के। और इसका उद्देश्य होता है कि भाई सार्वजनिक यानी जनता का हित करना। तो उसके लिए बोले कौन सा क्षेत्र क्या है वो इंपॉर्टेंट नहीं, सभी क्षेत्र यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोगों के लिए काम करना है। तो कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका हर एक सेक्टर को इसमें शामिल किया जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर एल डी वाइड की डेफिनेशन बहुत अच्छी है। लोक प्रशासन में वे सभी कार्य आते हैं जिसका उद्देश्य सार्वजनिक नीतियों को पूरा करना है। इस दृष्टिकोण के तहत लोक प्रशासन में वे
सभी दृष्टिकोण, सभी क्षेत्र, सभी क्षेत्र आएंगे, क्योंकि इसका उद्देश्य जो है ना, वो है सार्वजनिक कल्याण। तो सार्वजनिक कल्याण को ध्यान में रखा जाए तो सार्वजनिक कल्याण के लिए इसके अंतर्गत सरकार के तीनों अंगों को लिया जाता है, तीनों अंग इसमें काम करेंगे। और यही विलोबी ने भी कहा है कि लोक प्रशासन के व्यापक अर्थ को अगर हम लें तो लोक प्रशासन व्यापक अर्थ के अंतर्गत एक उस प्रतीक के रूप में होगा लोक प्रशासन, जहां सरकार के हर एक कार्य को किया जाएगा, हर एक कार्य को इसमें माना जाएगा, या हम कहें कि वे कार्य जो सरकार की भले किसी भी शाखा से संबंधित हो, लोक प्रशासन में भी शामिल है, क्योंकि लोक प्रशासन का उद्देश्य सार्वजनिक कल्याण करना है। इस प्रकार से लोक प्रशासन के क्षेत्र के संबंध में व्यापक दृष्टिकोण में पूरा का पूरा सरकार ही आ जाती है। क्लियर? कार्यपालिका को लोक प्रशासन के निर्माण और नीति क्रियान्वयन में सहायता प्रदान करती है। यह सोनाली सही है, नीति निर्माण में सहायता प्रदान करती है। और नीतिगत पूरा काम जो है वो करती है व्यवस्थापिका, और न्याय व्यवस्था के संबंध में जो काम है वह लोक प्रशासन के अंतर्गत सरकार की न्यायपालिका करेगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। तो आपको व्यापक दृष्टिकोण में बस शॉर्ट एंड इजी में समझा दिया, समझ में आ चुका होगा मुझे ये लगता है। तो अब मैं आपको ले चलता हूं लोक प्रशासन का दूसरा क्षेत्र। लोक प्रशासन का दूसरा क्षेत्र है ना, वो एक बार समझ लीजिए। ठीक है, दूसरा क्षेत्र क्या है? संकुचित, मतलब उसका अपोजिट। कि भाई लोक प्रशासन के व्यापक दृष्टिकोण में सरकार के तीनों अंगों को लिया जाता है, लेकिन संकुचित दृष्टिकोण में सिर्फ एक ही क्षेत्र को लिया जाता है। ठीक है, तो वही मैं यहां पर आपको समझा देता हूं। संकुचित दृष्टिकोण दूसरा, संकुचित दृष्टिकोण देख लीजिए। कतिपय, अब पहले तो ये ध्यान है कि इस दृष्टिकोण का समर्थन किस किस विद्वानों ने किया है, तो नोट कर लीजिए। एक तो है हमारे साइमन, दूसरा है लुथर गुलिक, लुथर गुलिक। ठीक है, नेक्स्ट इंपोर्टेंट विद्वानों में है, लेकिन ये दो इंपोर्टेंट है, बस आप इन दोनों को सबसे इंपोर्टेंट ध्यान रखिएगा कि ये वो दो विद्वान जिन्होंने लोक प्रशासन के संकुचित दृष्टिकोण का समर्थन किया है। इनके अकॉर्डिंग लोक प्रशासन का क्षेत्र है वो सीमित होता है। सितंबर लिखना है, लोक प्रशासन का संबंध शासन के केवल कार्यपालिका से है। तो इस अकॉर्डिंग समझ में आ गया। देखो यहाँ पे संकुचित का मतलब शॉर्ट, संक्षिप्त, ब्रीफ। तो यहाँ पर कह रहे कि लोक प्रशासन का संबंध सरकार की सिर्फ कार्यपालिका शाखा से है। तो ये कहता है कि लोक प्रशासन क्या है, जैसे सरकार की कार्यपालिका जो करती है वही लोक प्रशासन है। तो ये लोक प्रशासन के क्षेत्र का संक्षिप्त दृष्टिकोण है, छोटा नजरिया है, छोटा नजरिया है। ठीक है, राधे राधे जी, राधे राधे। तो ये समझ में आ गया ना, देखो सिंपल बिजी एकदम। अगर आपने पहला वाला दृष्टिकोण समझा तो दूसरा इजीली समझ में आ जाएगा। और साइमन ने भी कहा है कि लोक प्रशासन से अभिप्राय उन क्रियाओं से है जो केंद्र, राज्य सरकार या स्थानीय सरकार, सरकार की कार्यपालिकाओं शाखाओं से संबंधित कार्य करते हैं। यानी कार्यपालिका के संबंधी, भले वो राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, स्थानीय सरकार हो, लोक प्रशासन में सिर्फ कार्यपालिका से संबंधित कार्य किए जाते हैं। तो ये शॉर्ट एरिया हुआ, उसका स्कोप हुआ। ठीक है, और संक्षिप्त में हम आपको बताएं तो लोक प्रशासन में कार्यपालिका संगठन, कार्य प्रणाली, कार्य पद्धति का अध्ययन किया जाता है। तो ये संकुचित हो गया, तो ये आप नोट कर लीजिए। ठीक है, लोक प्रशासन में कार्यपालिका के कार्यपालिका के संगठन, उसकी कार्य प्रणाली, संगठन, उसकी
कार्यप्रणाली, ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। संगठन, उसकी कार्यप्रणाली एवं कार्य पद्धति का अध्ययन किया जाता है, एवं उसकी कार्यप्रणाली का अध्ययन किया जाता है। तो ये है एकदम शॉर्ट और क्लियर कि लोक प्रशासन क्षेत्र का संकुचित दृष्टिकोण क्या है, ये वाला, और ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। न्यायपालिका की नियुक्ति कौन करता है? डियर, न्यायपालिका की नियुक्ति कॉलेजियम पद्धति के तहत होती है, कॉलेजियम पद्धति के तहत होती है। और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य जो न्यायाधीश होते हैं वो वरिष्ठता के आधार पर बनते हैं, लेकिन फॉर्मेलिटी के रूप में राष्ट्रपति उसे नियुक्त करने का काम करता है। को दृष्टिकोण समझा दिया। अब तीसरा वाला देख लीजिए। तीसरा दृष्टिकोण कौन सा है? ब्रॉडकास्ट। अरे भाई साहब, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में आएगा, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। मधु सिंह, हेलो जी, वेलकम जी। तो ये वाला है ना, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखवा देता हूँ इसको, क्योंकि ये जरूरी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बड़ा होगा इसलिए समझाऊंगा। पोस्ट कॉर्प दृष्टिकोण, ठीक है। ये समूला है वो लूथर गुलिक ने दिया है। किसने दिया? लूथर गुलिक। लेकिन इससे पहले भी उर्विक का नाम भी आता है, ये भी नोट कर लेना, उर्विक। कौन? उर्विक। उर्विक का नाम भी आता है, ठीक है। तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इन्होंने लोक प्रशासन के क्षेत्र में पॉडकास्ट दृष्टिकोण दिया, ठीक है, जिसके अंतर्गत लूथर गुलिक को सबसे ज्यादा जाना जाता है, लेकिन उर्विक भी आता है और हेनरी फ्यूएल भी आता है, तीनों इससे जुड़े हुए हैं। उर्विक का नाम थोड़ा पहले आता, पहले उड़ता है ना, तो पहले आ जाएगा, ठीक है। और ये सातों अक्षर मैं आपको सिंपल और सिस्टम से बता देता हूं, देखिए फटाफट से साथ साथ में नोट कर लीजिएगा। देखो, पी, पी का मतलब होता है प्लानिंग। क्या होता है? प्लानिंग। यानी लोक प्रशासन में सबसे जरूरी पहले होता है योजना बनाना। क्या बनाना? योजना बनाना। पूरी तरह से याद रखिएगा, एग्जाम में छपने वाला है ये, ठीक है। दूसरा, यहां पर बात करते हैं ओ। ओ का मतलब था ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ऑर्गेनाइज, यस, जेड से है। ऑर्गेनाइजिंग यानी संगठन। और ये पूरा प्रैक्टिकल समझाऊंगा कैसे ये काम करता है, ठीक है ना। तो ऑर्गेनाइजिंग यानी संगठन बनाना होता है, ठीक है। बात करते हैं एस। एस का मतलब होता है स्टाफिंग। स्टाफिंग यानी स्टाफ। स्टाफिंग का मतलब क्या होता है? स्टाफ होते कि नहीं होते, जो जैसे कहीं भी, जैसे गवर्नमेंट ऑफिस में है तो वहां पे स्टाफ काम करेंगे, स्कूलों में है तो, कॉलेजों में तो स्टाफ काम करते हैं, वो स्टाफ। तो यहाँ पर हम स्टाफ को कहते हैं हिंदी में कर्मचारी, और तो कर्मचारी की व्यवस्था करनी होगी, कर्मचारियों की, कर्मचारियों की व्यवस्था। क्लियर? देखो आगे बात करते हैं डी। डी का मतलब होता है कि हम सिर्फ इन चीज को करवाने के लिए डायरेक्टरिंग करनी होगी, दिशा देनी होगी, निर्देश देना होगा, तो डायरेक्टरिंग कहेंगे। क्या कहेंगे? डायरेक्टरिंग। डायरेक्ट करना, किसी भी चीज को निर्देश देना, डायरेक्टरिंग। क्या कहेंगे? डायरेक्टरिंग यानी निर्देशन। और ये बहुत अच्छे से आपको एग्जांपल से समझाने वाला हूं, फटाफट से इसको नोट कर लीजिए पहले, ठीक है ना। निर्देशन करना। इसके अलावा देखिए, पी हो गया, एस हो गया, ओ हो गया, एस हो गया, डी हो गया। अभी इन दोनों को साथ में लेना है, कोऑर्डिनेशन, CO, कोऑर्डिनेशन या नेटिंग, नेशन। इसका मतलब होता है कि साथ साथ मिलकर सहयोग के रूप में कार्य करना, यानी समन्वय के रूप में। क्या करना? समन्वय करना। इसके बाद लास्ट में रह गया आर। आर यानी इतना सब होने के बाद इसकी रिपोर्ट की जाएगी, तो रिपोर्टिंग। आर मतलब रिपोर्टिंग। अब ये सब समझाने वाला हूं, ठीक है ना। रिपोर्ट को ऐसे कहते हैं, रिपोर्ट देना, रिपोर्ट
देना। और लास्ट में बी के सब काम के लिए क्या चाहिए? पैसा। तो अब लास्ट में आएगा बी मतलब बजट। क्या हो जाएगा? बजट। तो बजट तैयार करना। ओके, तो प्यारे विद्यार्थियों, अब यहाँ पर जो सबसे ज़रूरी है ना, वो मैं इसको समझाता हूँ। देखिए, अब यहाँ पर सिंपल और सीधी-सीधी तरीके से समझते हैं। तो देखिए, एक मैं उदाहरण लेता हूँ, एक गवर्नमेंट स्कूल का। गवर्नमेंट स्कूल का उदाहरण लेता हूँ, उसको हम इस तरह से समझते हैं। तो गवर्नमेंट स्कूल में प्रशासन कैसे चलता है? तो गवर्नमेंट स्कूल में या गवर्नमेंट स्कूल की जगह हम ऐसे लेते हैं, आपका एक कॉलेज है। एक कॉलेज है, ठीक है ना? जिसका मतलब प्राइवेट कॉलेज है, तो प्राइवेट कॉलेज में भी प्रशासन चलता है ना? प्राइवेट कॉलेज को चलाना है तो क्या चलेगा? प्रशासन चलेगा नहीं। जैसे सरकार को चलाना है उसके लिए क्या-क्या मापदंड, तरीके, व्यक्ति वगैरह सब होते हैं। तो एक कॉलेज को भी चलाने के लिए क्या होता है? एक कॉलेज को चलाना है तो सबसे पहले क्या होगा? योजना बनाएँगे। क्या बनाएँगे? प्लानिंग बनाएँगे, ठीक है? योजना बनानी होगी कि कॉलेज है तो पहले योजना बना लें, फिर संगठन की ज़रूरत पड़ेगी, यानी ऑर्गेनाइज़ेशन, एक जगह, स्पेस, ठीक है? उसके बाद कॉलेज कैसे बनेगी? संगठन तो कर लिया है, तो कि स्टाफ की ज़रूरत पड़ेगी, यानी स्टाफिंग। स्टाफिंग यानी स्टाफ तैयार करना, स्टाफ की व्यवस्था करना। स्टाफ की व्यवस्था कर दी तो अब कॉलेज में सब कुछ काम-धाम हो गया, एडमिशन हो रहा है, तो अब कॉलेज को चलाने के लिए स्टाफ को, स्टूडेंट को और पूरी कॉलेज में व्यवस्था करने के लिए डायरेक्टर जो होता है ना, डायरेक्टर जो मेन कॉलेज का, वो दिशा निर्देश देगा। क्या देगा? दिशा निर्देश देगा। इसके अलावा नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन, यानी उस क्या कहते हैं हम, प्रशासन के अंतर्गत जितने भी अधिकारी, व्यक्ति, जो जितने भी ह्यूमन मेंबर जो काम कर रहे हैं, उन सभी में तालमेल बैठाने का होगा। बिना तालमेल के काम बिगड़ जाता है, ठीक है? तो हम इसको कहेंगे तालमेल यानी समन्वय, ठीक है? नेक्स्ट है, फिर सब काम होने के बाद काम सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो कहते हैं रिपोर्टिंग, यानी रिपोर्ट तैयार की जाएगी और रिपोर्ट के आधार पर फिर अगला बजट तैयार किया जाएगा, ठीक है? सुरेश सर, जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम है भरत कुमार। मेरा नाम है भरत कुमार, ठीक है? चलो, अब आपको एक सरकार के ज़रिए समझाता हूँ। एक सरकार जो अपना काम करती है, तो सरकार प्रशासन चलाती है। तो सरकार को कोई भी प्रशासन चलाना है तो सबसे पहले वो योजना बनाएगी। योजना बनाने के बाद उसको योजना को काम में लागू करना है, तो संगठन की ज़रूरत पड़ेगी। संगठन के बाद वो काम स्टाफ के ज़रिए करवाया जाएगा, तो स्टाफ किस काम के लिए कितने स्टाफ चाहिए? जैसे मान लीजिए मोबाइल योजना लागू करनी है, तो मोबाइल योजना के लिए प्लान बना दिया, संगठनिक व्यवस्था कर दी, फिर कर्मचारियों को काम दे दिया, ये काम इतने समय में ये होना चाहिए। फिर इसके बाद निर्देश दिया जाएगा, तो निर्देश देना ज़रूरी होता है। फिर बड़े अधिकारी, छोटे अधिकारी और निम्न अधिकारी जितने भी हैं, सभी में एक कनेक्शन बैठाया जाएगा कि ये हमें प्रशासन के अंदर काम करना है, तो सब मिलकर एक-दूसरे का सहयोग करेंगे। फिर नेक्स्ट यहाँ पर क्या होगा? जितना काम हो रहा है उसकी रिपोर्ट आएगी, उसके बाद नया बजट है वो जारी होगा। तो इसी प्रकार से लोक प्रशासन अपनी अलग-अलग क्षेत्र में कार्य करता है और ये ब्रॉडकास्ट दृष्टिकोण अपनाया गया है, ठीक है? अब देखिए, थोड़ा-सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि वर्तमान समय में क्या हुआ कि लोक प्रशासन को सिर्फ़ इन क्षेत्रों में नहीं बाँटे जा सकते। वर्तमान में उसे कुछ और चीज़ें ऐड हो रही है। मूल्यांकन इसको ऐड किया है 1900, यस, तो ये जस्ट अभी जस्ट मैंने बताया कि समय के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि उसमें कुछ चीज़ें है ना ऐड की गई। क्योंकि देखो, एक समय होता है जब चीज़ें बदलती है, लोग बदलते हैं, तो इसमें भी बदलाव ज़रूरी है, इसमें भी बदलाव ज़रूरी है। तो इसलिए जस्ट अभी आपने कहा, तो यहाँ पर समय के अकॉर्डिंग बदलाव हुआ और बदलाव होने के साथ कुछ चीज़ें इसमें ऐड कर दी गई। जैसे अगर बात करें, हाँ, सोनाली जी बिल्कुल सही बताया है कि यहाँ पर एक फिर नया वर्ड ऐड किया, यानी एवोल्यूशन। एवोल्यूशन का मतलब होता है मूल्यांकन। क्या होता है? मूल्यांकन। मूल्यांकन का मतलब सही और गलत हो, यानी फाइनल रिजल्ट देखा जाता है कि भाई ये चीज़ हो रही है, अब इसको आगे ले जाना है या नहीं जाना है। तो मूल्यांकन किया जाता है। क्या किया जाता है? एवोल्यूशन किया जाता है। जैसे आप मूल्यांकन करवाते हैं ना, वैसे किया जाता है, ठीक है? और यस, 1971 के आस-पास को जोड़ा गया। लेकिन इसकी आलोचना ये है कि ये जो लुथर गुली के आने के द्वारा दिया गया लोक प्रशासन का जो ये दृष्टिकोण है, ये परिपूर्ण नहीं है, पूरी तरह से सैटिस्फैक्शन नहीं है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे दोष या कमियाँ हैं,
इसको एक क्षेत्र लिमिट में बाँध के रखना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर देखा जाए तो प्रशासन के क्षेत्र में मानवीय संबंधों के दृष्टिकोण के समर्थक ये सपोर्ट करते हैं इसको। लेकिन अगर मानवीय पहलू को ही सिर्फ देखा जाए तो इसकी उत्पादकता और सेवा है वो निर्भरता का बैलेंस बिगड़ जाएगा, क्रिएशन बिगड़ जाएगा। और इसी वजह से इस लोक प्रशासन के इस दृष्टिकोण को वर्तमान में कम महत्व दिया जा रहा है। ठीक है, कम महत्व दिया जा रहा है। क्लियर हुआ? चलो आगे बात करते हैं लास्ट दृष्टिकोण। और लास्ट दृष्टिकोण आपको मैंने लिखवाया हुआ है, कौन सा करवाने वाला हूं? लोक कल्याणकारी। बहुत ही इजी वाला ये तो। देखिए, लोक प्रशासन का ये दृष्टिकोण लोक प्रशासन के अंतर्गत ये सोच के चलता है कि मुझे लोगों का सार्वजनिक यानी सभी लोगों का कल्याण करना, सभी लोगों का हित करना, अच्छा करना है। तो उसी को ध्यान में रखकर ये अपना क्षेत्र डिसाइड करता है। तो इस वजह से इसको कहेंगे लोक प्रशासन का क्षेत्र। आप सभी को पता है, लोक प्रशासन को हम कहते हैं वेलफेयर। क्या कहते हैं? वेलफेयर। तो वेलफेयर अप्रोच वेलफेयर अप्रोच यानी इसका नजरिया है ना वो लोगों के कल्याण को लेकर होता है, लोगों के हक और लोगों के सुधार को लेकर होता है। जो लोक कल्याणकारी नजरिया है वो लोक प्रशासन के लिए आता है तो ये क्षेत्र ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाता है। तो इसके अंतर्गत आप नोट कर लीजिएगा, सबसे जरूरी बताऊं कि ये इसे आदर्शवादी दृष्टिकोण भी कहा जाता है। एग्जाम में अगर पूछा जाए आदर्शवादी दृष्टिकोण, क्योंकि ये आइडियल है, ये अच्छी बातें और अच्छे होने का कल्पना करता है और इसके लिए वो प्रयास करता है। इसका जैसे लोकतंत्र वो कितना एक आदर्श दृष्टिकोण होता है कि सबका कल्याण होना चाहिए, तो वही सोच के साथ ये दृष्टिकोण काम करता है। तो इसको हम कहेंगे आइडियल अप्रोच। ठीक है ना, लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण। अब यहाँ पर आगे बढ़े। इस दृष्टिकोण में राज्य और लोक प्रशासन में अधिक अंतर नहीं किया जाता है, क्योंकि राज्य और लोक प्रशासन, राज्य क्या है? लोक प्रशासन चलाने के लिए, लोक प्रशासन क्या है? राज्य के लिए होता है, क्योंकि लोक प्रशासन लोगों के लिए प्रशासन चलाना है, लोगों के लिए अच्छा काम करना, तो वो कहाँ किया जाएगा? राज्य में किया जाएगा। तो यहाँ पर राज्य और लोक प्रशासन में अंतर नहीं किया जाता है। अंतर नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट दूसरी यहाँ पर बात करें तो जैसे देखा जाए राज्य लोक कल्याण के लिए होता है, प्रशासन भी लोक कल्याण के लिए होता है। तो दोनों का उद्देश्य, राज्य और प्रशासन, इन दोनों का अगर मैं बात करूं लक्ष्य का, तो दोनों का लक्ष्य क्या होता है? लोगों का कल्याण, यानी लोक कल्याण। तो इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए लोक प्रशासन अपने क्षेत्र, अपने कार्य को विस्तारित करता रहता है। और आज के अगर अंतर्गत कहा जाए तो जनहित या जनता को हर प्रकार से सुखी बनाना ही लोक कल्याणकारी है। ठीक है ना, उसके अनुरूप कार्य करना। आगे देखो मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ, तो ध्यान रखिएगा कि इस दृष्टिकोण के जो समर्थक हैं, जो कहते हैं कि लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण लोक प्रशासन के लिए जरूरी है और ये कार्य क्षेत्र है, तो लोक प्रशासन में इसके समर्थक के अकॉर्डिंग कहना है कि आज लोक प्रशासन सभ्य जीवन रक्षक मात्र नहीं है। यह लोक प्रशासन का यह दृष्टिकोण है, वो सामाजिक न्याय, सामाजिक परिवर्तन का एक साधन हो चुका है। और साथ ही साथ इसमें ये स्पष्ट हो चुका है कि लोक प्रशासन का क्षेत्र जनता के हित में किए जाने वाले कार्यों से संबंधित है। जो लोक प्रशासन का क्षेत्र ये सोच के चलता है कि मुझे लोगों के, जनता के लिए काम करना है, तो इसलिए उसका कार्य, उसका दायरा, उसका स्कोप ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है।
जो दृष्टिकोण लोगों के कल्याण की सोच के काम करता है, वह खुद ब खुद उसका कार्यक्षेत्र, इसका स्कोप ऑटोमैटिकली ब्राइट, व्यापक हो जाता है। तो लोक कल्याण की सोच के साथ जो कार्य किया जाता है, तो वो लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण के अंतर्गत आएगा, ठीक है? तो प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह से अगर देखा जाए तो लोक प्रशासन क्रिया का क्षेत्र है, वह धीरे-धीरे अगर बात करें तो और व्यापक होता जा रहा है, क्योंकि समय बदलता है तो लोगों की ज़रूरतें बदलती है और इस वजह से जो दृष्टिकोण है वो भी अपने आप की विस्तार होता रहता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखा जाए तो ध्यान रखिएगा, लोक प्रशासन के अंतर्गत केंद्र सरकार, राज्य सरकार और ये स्थानीय सरकार, तीनों सरकारों के जो संगठन है उनकी कार्य प्रणाली को विशेष तौर पे पढ़ा जाता है। लेकिन हमने अलग-अलग दृष्टिकोण की बात करी, जैसे पॉडकास्ट दृष्टिकोण है, व्यापक दृष्टिकोण है, संक्षिप्त दृष्टिकोण है या कल्याणकारी दृष्टिकोण है। सभी के अपने-अपने क्षेत्र विशेष हो सकते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो लोक प्रशासन का वह क्षेत्र सबसे इम्पोर्टेंट है जहाँ पर मानव और मानवीय संबंधों का अध्ययन किया जाता है, मानव के कल्याण का अध्ययन किया जाता है। तो वह क्षेत्र लोक कल्याणकारी क्षेत्र के अंतर्गत शामिल होगा, लोक प्रशासन में शामिल होगा। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आज आपको फर्स्ट चैप्टर क्लोज करवा दिया है। लोक प्रशासन का अर्थ, परिभाषा एवं कार्य क्षेत्र 2 पार्ट में क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट क्लास आपको मिलेगी बहुत जल्द। आप तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, शेयर दिस वीडियो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।